स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। आज हम लोग स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 की बात करेंगे। एडीएम का सब्जेक्ट है और जो राइटर है वो है जी मिग्स या इसको सोका बटनर की बुक भी कहा जाता है। ये हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, पीयू, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग या इंटरमीडिएट अकाउंटिंग के तौर पर मौजूद है। इसका जो चैप्टर नंबर 9 है ये लाइबिलिटी से रिलेटेड है। इसमें 2 टॉपिक को डिस्कस किया जाता है। उनमें से एक टॉपिक हमारे सिलेबस में है और वो बॉन्ड्स पेएबल से रिलेटेड है। दूसरा टॉपिक जो है वो लीज़ से मुतल्लिक़ा है कि किस तरह हम लोग लीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग बॉन्ड्स पेएबल को डिस्कस करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें से हर साल एक क्वेश्चन आने का चांस ज़रूर होता है। बॉन्ड्स पेएबल से मुतल्लिक़ा 2 पार्टीज़ होती हैं। एक पार्टीज़ को हम कहते हैं इशुइंग पार्टी और एक पार्टी को हम लोग कहते हैं इन्वेस्टर पार्टी। जो इशुइंग पार्टी है वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है और इन्वेस्टर कोई भी एक पर्सन जो इस सिक्योरिटी को बाय करता है, जो बायर होता है। इस इशुइंग पार्टी के लिए ये बॉन्ड्स पेएबल एक लाइबिलिटी की नेचर रखता है और इन्वेस्टर पार्टी के लिए ये एसेट की नेचर रखता है। इस बॉन्ड्स पेएबल के ऊपर रिवार्ड के तौर पर इंटरेस्ट अदा किया जाता है या वसूल किया जाता है। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है जिसके लिए ये लाइबिलिटी है उसके लिए ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। जो इन्वेस्टर है, जो बायर है, जिसके लिए ये एसेट है, उसके लिए ये इंटरेस्ट इनकम है। इन जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है जब ये बॉन्ड्स इशू करती है तो ये 3 कंडीशन को डिस्कस करती है। ये पार पे भी इशू कर सकती है, ये प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है और ये डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है। इन तीनों कॉन्सेप्ट के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर फेस वैल्यू के मुताबिक इशू हो तो पार, फेस वैल्यू से ज़्यादा हो तो प्रीमियम, फेस वैल्यू से कम हो तो फिर हम उसको नाम देते हैं डेट इज़ दी डिस्काउंट। जबकि इन्वेस्टर पार्टी के लिए ना ही पार है, ना ही प्रीमियम है, ना ही डिस्काउंट है, उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट वैल्यू है। मैं ज़रा इसको डिस्कस करता हूँ कि ये पार, प्रीमियम और मार्केट वैल्यू दोनों पार्टीज़ अपनी बुक में रिकॉर्ड कैसे करते होंगे। सपोज़ कि ये पोर्शन हम कर देते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी का और ये पोर्शन हम लोग डिस्कस कर देते हैं इन्वेस्टर का। जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर पार वैल्यू के ऊपर इशुएंस हो तो ट्रांजैक्शन करेगी, मेरे बैंक में इजाफा, एसेट में इजाफा, डेबिट और बॉन्ड्स पेएबल लाइबिलिटी में इजाफा होने की वजह से क्रेडिट। सपोज़ कि ये 1000 लिख दिया जाता है। इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्टर कहता है मेरे बैंक में कमी, मेरे एसेट में कमी, क्रेडिट, और इसके बदले में डेबिट किसको कर दिया जाता है? इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स का अकाउंट बतौर एसेट डेबिट। बैंक का अकाउंट डेबिट, बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स का अकाउंट डेबिट और बैंक का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट की, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं जी डिस्काउंट का, कि जी डिस्काउंट ये कंडीशन क्या होगी। आप जानते हैं ये जो बॉन्ड्स पेएबल जिसकी पार वैल्यू 1000 है, डिस्काउंट की सूरत में ये
सपोज़ के 900 का इशू हुआ, जो पैसे रिकवर नहीं हुए वो डिस्काउंट के तौर पर 100। इन्वेस्टर ने क्या ट्रांजैक्शन करनी है, इसने कहना है जी बैंक का अकाउंट क्रेडिट 900 से और इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स का अकाउंट डेबिट 900। यहाँ पे बॉन्ड्स पेबल पार वैल्यू जो डिफरेंस वो डिस्काउंट, यहाँ पे जितने पैसे दिए उतने से ही, डेट्स मीन के पार पे भी इशू हो सकता है, डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है। डेट्स मीन मार्केट वैल्यू पे हमेशा लिखा जाएगा, मार्केट वैल्यू पे हमेशा लिखा जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रीमियम की। प्रीमियम की सूरत में ट्रांजैक्शन हो जाएगी इन्वेस्टमेंट का अकाउंट डेबिट और बैंक का अकाउंट क्रेडिट। सपोज के 1100 की इन्वेस्टमेंट हुई, यहाँ पे क्या ट्रांजैक्शन होगी, एसेट में इजाफा 1100 से, बॉन्ड्स पेबल क्रेडिट 1000 से और इजाफी पैसे बतौर प्रीमियम क्रेडिट 100 से। डेट्स मीन कि जॉइंट स्टॉक कंपनी पार पे भी इशू कर सकती है, डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है, प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है। इन्वेस्टर हमेशा मार्केट वैल्यू पे लिखेगा, मार्केट वैल्यू पे लिखेगा और मार्केट वैल्यू पे लिखेगा। सो ये हमारे पास वो एस्पेक्ट है जिसकी बेस के ऊपर हम लोग यहाँ से ट्रांजैक्शंस करते हैं। मैं ज़रा वापस आता हूँ कि बॉन्ड्स पेबल लाइबिलिटी है जॉइंट स्टॉक कंपनी की, जिसने इसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखना है और इन्वेस्टर इसने इसके ऊपर मार्केट वैल्यू लिखनी है। अब हमारे पास इसमें जो एक डिस्कशन वाला टॉपिक होता है वो ये है कि अगर ये वाली सिक्योरिटी बॉन्ड डिस्काउंट या प्रीमियम पे इशू कर दिए जाएं तो हम लोग इसकी अमॉर्टाइजेशन भी करते हैं। अमॉर्टाइजेशन का लफ्ज़ी मतलब तो हम लोग जो बिजनेस स्टडीज़ में इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं वो ये होता है कि इनटेंजिबल एसेट जब ख़त्म हो जाता है तो हम उसको अमॉर्टाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम या डिस्काउंट जब ख़त्म हो जाएगा तो हम उसको कंसेप्ट को नाम देते हैं, डेट इज़ दी अमॉर्टाइजेशन। अमॉर्टाइजेशन के हमारे पास दो तरीक़ाकार होते हैं। अच्छा पहले तो ज़रा आप अमॉर्टाइजेशन को समझ लें कि अमॉर्टाइजेशन होती क्या है। मैं ज़रा दोबारा इस पेज के ऊपर आता हूँ, मैं यहाँ से आपको अमॉर्टाइजेशन समझाता हूँ। लेट्स सपोज कि हमारे पास कंपनी ने डिस्काउंट पे बॉन्ड इशू किए थे। अब जब एक ट्रांजैक्शन हो जाएगी, सूद की पेमेंट डेट आ जाएगी, सूद अदा हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा, तो इस डिस्काउंट को भी ख़त्म किया जाएगा, डिस्काउंट का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा और इसके बदले में इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। और अगर प्रीमियम पे इशू किया जाए, ये प्रीमियम क्रेडिट है, प्रीमियम को ख़त्म करने के लिए प्रीमियम का अकाउंट डेबिट और इसके लिए फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट। मैं अभी कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ अमॉर्टाइजेशन का। अमॉर्टाइजेशन का मतलब ये है कि अगर सिक्योरिटी डिस्काउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू हो तो विद द पासेज ऑफ टाइम इन दोनों वैल्यूज़ को रिड्यूस करते जाना है। डिस्काउंट को ख़त्म करने के लिए क्रेडिट और प्रीमियम को ख़त्म करने के लिए डेबिट। इन दोनों का इफेक्ट हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस में लिखना है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, इन्वेस्टर के लिए इस बॉन्ड्स पेबल से मुतल्लिका जो नॉमिनल अकाउंट क्रिएट होता है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है। वो चाहे डेबिट हो तब भी इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो चाहे क्रेडिट हो तब भी इंटरेस्ट एक्सपेंस। हम अमॉर्टाइजेशन क्यों करते हैं? हम अमॉर्टाइजेशन बच्चों इस वजह से करते हैं क्योंकि जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो 1000 वाला बॉन्ड 1000 में ही मैच्योर होगा। 1000 वाला बॉन्ड 1000 से ज़्यादा या कम वैल्यू पे मैच्योर नहीं होगा। डेट्स मीन ड्यू डेट के ऊपर आपने 1000 वाले को 1000 देना है। तो ये जो आपका डिस्काउंट नुकसान हुआ था ये आप पूरी लाइफ में ख़त्म करें, इसलिए डिस्काउंट कुछ हिस्सा ख़त्म। अब ये जो डिस्काउंट की अमॉर्टाइजेशन है ना, इसके दो मेथड होंगे। यहाँ पे अमाउंट लिखने के दो तरीक़ाकार हैं। एक तरीक़ाकार को कहा जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक को कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर इफ़ेक्टिव मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को मैं समझाता हूँ। सपोज कि ये बॉन्ड 10 साल के लिए इशू किए गए थे, ये लाइफ मेंशन करेगा क्वेश्चन में। स्ट्रेट लाइफ बॉन्ड में आपने क्या करना है, टोटल डिस्काउंट या फिर प्रीमियम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट या नंबर ऑफ ईयर लिख लें।
मतलब कि टोटल डिस्काउंट है 100, 10 सालों के लिए है, तो इसका मतलब है हर साल का अमॉर्टाइजेशन 10 है। प्रीमियम की सूरत में भी ऐसे है। लेकिन जब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करनी है, इसके ये जो दूसरे मेथड की बात करनी है, तो फिर आपको टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में क्या सीन होता है, टेबल में कुछ इस तरह से चीज़ें होती हैं, इसको हम लोग नाम दे देते हैं नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, अमॉर्टाइजेशन और बुक वैल्यू। ये आपके पास कॉलम होते हैं जिसको हम लोग ऑपरेट करते हैं। ये इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन में ऑपरेट करना सिखाएंगे कि इसको किस तरह ऑपरेट करना है। फिल वक्त हम लोग इसके तारफ़ी पोर्शन पे थे कि जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि बॉन्ड्स लाइबिलिटी है, कंपनी इसको 3 ऑप्शन पे इशू कर सकती है, और जब इंटरेस्ट पेमेंट डेट आएगी तो हमने अमॉर्टाइजेशन भी करना है। अमॉर्टाइजेशन के 2 तरीक़ाकार होते हैं। अमॉर्टाइजेशन का मतलब है डिस्काउंट या प्रीमियम को ख़त्म करना। हाँ बच्चों, आपने ठीक सोचा है, अगर बॉन्ड पार पे इशू होंगे तो फिर ना अमॉर्टाइज प्रीमियम होगा और ना ही अमॉर्टाइज डिस्काउंट होगा। अच्छा जी, 2 और डिस्कशन और उसके बाद आज का लेक्चर जो है वो वाइंड अप कर देते हैं। पहली डिस्कशन तो ये कि हम लोग कभी कभार बॉन्ड्स इशुएंस डिले भी कर सकते हैं। इफ़ बॉन्ड इशुएंस इज़ ऑन डिले, ताख़ीर हो जाए, इस पर हम ड्यू डेट पे इशू ना कर सकते हो, देन इंक्लूड अक्रूड इंटरेस्ट। किस तरह, सपोज़ के हमने 1 महीना बॉन्ड लेट इशू की है, जैसा कि मेरे पास ये बुक है और इसके ऊपर ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज इंशाल्लाह फिर हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ऑन March 31, 2009 Gardner Corporation receive amortization to issue 50,000 9% 30-year bonds payable. The bond pay interest 31st March, 30 September. The entire issue was dated March 31st, 2009, but the bonds were not issued until April 30, 2009. They were issued at the face value. ये फेस वैल्यू पे इशू होंगे। प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज एट April 30 टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ बॉन्ड। अच्छा, ये इशू होने चाहिए थे 31 मार्च को, इसने इशू किए 30 अप्रैल को। तो अब हम लोग जब बॉन्ड इशू करेंगे तो हम लोग इसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा पैसे वसूल करेंगे। बॉन्ड ट्रांजैक्शन कर देंगे बैंक का अकाउंट डेबिट, बॉन्ड्स पेबल का अकाउंट क्रेडिट, और इंटरेस्ट पेबल या अक्रूड इंटरेस्ट का अकाउंट क्रेडिट। ऐसा क्यों करते हैं वो भी हमने समझना है। बॉन्ड्स पेबल की अमाउंट थी 50,000, हमने 1 महीने का डिले किया तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 9%, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 1/12 से। ऐसा करने से आपके पास 1 महीने का इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। जो इसके ऊपर 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा वो आपने इसमें ऐड अप कर देना है। जब आप इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास अमाउंट जो कैलकुलेट होके आएगी हम उसको यहाँ पे पुट डाउन कर लेंगे और हम उस वैल्यू को कंसीडर करेंगे। सॉरी बच्चों, ये चैप्टर नंबर मैं देख रहा था 9 नहीं है, ये आपके पास चैप्टर नंबर 10 है। अच्छा जी, इस चैप्टर में जब हम लोग, अच्छा जी ये ज़रा कैलकुलेशन कर लेते हैं, और कैलकुलेशन करने से जो अमाउंट आ जाती है उसको हम लोग यहाँ पे ऐड अप कर लेते हैं। ये हमारे पास अमाउंट जो कैलकुलेट होके आती है इसकी वो अमाउंट है 375। इसको ऐड कर दें तो 50
375 आपके पास अमाउंट आ जाती है। ऐसा क्यों करते हैं? देखें, हमने जब नेक्स्ट टाइम पेमेंट करनी है ना, तो हमने ये नहीं कहना कि आज जो हम लोगों ने अप्रैल 1 को बॉन्ड्स इशू किए हैं, इसके 6 माह बाद सूद पे करेंगे। हमने कहना है ये बॉन्ड इशू होने चाहिए थे मार्च 1 को और इशू हुए अप्रैल 1 को। हमने इसकी लाइफ मार्च 1 से कैलकुलेट करना है। और अगर मार्च 1 से कैलकुलेट करेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त यकम को हम लोग पेमेंट करेंगे। और अगर हम अगस्त यकम को पेमेंट करेंगे तो अप्रैल से अगस्त तक के महीने कितने बने? 5। इसलिए जब इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखना है वो 5 महीनों का इंटरेस्ट पेबल बतौर लाइबिलिटी को ख़त्म करने के लिए डेबिट, और इसके बदले में बैंक का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। अमाउंट आपके पास कुछ इस तरह कैलकुलेट की जाएगी, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 9% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 9% मल्टीप्लाइड बाय 1/12, और इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट आएगी 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 9% मल्टीप्लाइड बाय 5/12। तो ये हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी। अच्छा, मैं इसको ज़रा रिपीट कर देता हूँ। मैंने इंटरेस्ट डिले होने की वजह से अक्रूड इंटरेस्ट की लॉजिक समझाई कि इशू होने के महीने 5 हैं, लेकिन क्योंकि इसकी ड्यू डेट यकम मार्च है, 1 महीना पहले था, लेट था, जितना लेट हो गया उसका इंटरेस्ट पेबल अभी इंक्लूड कर लेना है, ताकि इंटरेस्ट एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ आउटस्टैंडिंग पीरियड का बने। ये इसके बिहाइंड लॉजिक होती है। ले स्टूडेंट, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। इंशाल्लाह हम लोग हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब हम लोग इसकी एक्सरसाइज से इसको डिस्कस करना शुरू करेंगे। जो 3 पहले इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे वो पास्ट पेपर्स की हैं, वो इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है और इसकी कमिंग जो 5 लेक्चर्स हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे तब तक एक नए लेक्चर के साथ। उससे पहले कि हम लोग आपसे इजाज़त चाहें, आपसे गुजारिश है कि जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल होती रहे। स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।